स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। और सबसे पहले खबर प्रयागराज से, जहां के करचना थाना क्षेत्र रामपुर इलाके में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी, जबकि 2 साथी बदमाशों ने सरेंडर कर दिया और एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस के मुताबिक बदमाश बैंक में चोरी का प्लान बना रहे थे, लेकिन बदमाशों के पास से 2 तमंचा, कारतूस और गैस कटर बरामद कर लिया गया है। बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे, संवाददाता प्रयागराज, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, कहां पर हुई है ये मुठभेड़ और कितने ऐसे अपराधी हैं जो पुलिस की गिरफ्त में है इस वक्त? देखिए, प्रयागराज में भी प्रदेश के अन्य जिलों की तरह ऑपरेशन क्लीन जारी है और इसके तहत लगातार तीसरे दिन यमुना पार इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई है। करचना थाना क्षेत्र के रामपुर तिराहे पर यह मुठभेड़ बताई जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये सभी बदमाश करीब 5 बदमाश थे जो कि बैंक में सेठमारी कर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस से उनकी मुठभेड़ हो गई और इसमें दोनों तरफ से पहले बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया, जबकि 2 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पकड़े गए जो गिरफ्तार हैं वो झारखंड के रहने वाले हैं, जबकि एक प्रयागराज का भी रहने वाला है। और इसके साथ ही साथ ये बता दें कि 3 दिन में ये चौथी वारदात है पुलिस मुठभेड़ की। लगातार पुलिस बदमाशों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है और ऑपरेशन क्लीन के तहत ये बड़ी सफलता प्रयागराज में क्राइम ब्रांच को मिली है। जी चलिए सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। वहीं आगरा के एतमा उद्दौला इलाके में बदमाशों से मुठभेड़ में इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है और कार्रवाई के दौरान एक सिपाही भी इसमें घायल हुआ, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के बाद 7 बदमाशों को गिरफ्तार करने में मदद मिली है, जिसके पास से 5 तमंचे और 3 पिस्टल बरामद किए गए हैं। और नोएडा से खबर है, यहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक बदमाश इसमें घायल हुआ है। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। थाना दादरी क्षेत्र के बीच में ये बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 13 लाख के लूट के आरोपी थे ये बदमाश, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। और बुलंदशहर में मौत की शराब बेचने वाले कारोबारी को स्वात की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। सीएम योगी ने आदेश दिया कि दोषियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई होगी। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से मौत मामले के आरोपी कुलदीप को स्वाट ने दिल्ली के शाहदरा से गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ एनएसए लगाने का ऐलान किया है। दरअसल बुलंदशहर के जीतगढ़ी गांव में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दारू पी ली परसों, फिर उल्टी करी, फिर कल मैं ड्यूटी चली गई, फिर मोज पीछे सही से हो गए, फिर 3 बजे से फिर हो गई घबराहट सी। जानकारी मिलते ही डीएम और एसपी समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। मौके से शराब के सैंपल लिए गए। लापरवाही के लिए इलाके के चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, लोगों द्वारा बताया गया है कि इसमें से कुछ लोगों ने शराब पी थी। गांव के ही कुलदीप नाम का व्यक्ति है जिनके द्वारा ये सप्लाई किया हुआ बताया जाता है। ये अभी जानना बाकी है कि जो सारे लोगों की तबीयत खराब हुई है, क्या सभी शराब पीने से हुई है, इसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है। और इसी मामले पर बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन लखनऊ से और प्रशांत हमारे साथ बुलंदशहर से जोड़ा है। पहले प्रशांत के पास ही चलेंगे। प्रशांत, जिस तरह से लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, अब इस मामले में कार्रवाई हुई है और आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या और खबर और आपके पास अपडेट? देखिए, मुख्य आरोपी कुलदीप के साथ साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 शराब की पेटियां और भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने धारा 272, 73, 304 और 60A आबकारी अधिनियम के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की है और फिलहाल इनके खिलाफ एनएसए तक की कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन तैयारियां कर रहा है और आज इन आरोपियों को
कोर्ट में पेश किया जाएगा और आज दोपहर में इन सभी आरोपियों को कोर्ट में ले जाकर पुलिस पेश कराएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आबकारी विभाग जो अब पहले कहाँ था, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद पुलिस लगातार दलीलें देती है, प्रशासन अपनी दलीलें देता है, तो आखिर पहले कहाँ सोए रहते हैं और पहले कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है। हालांकि मुख्य आरोपी कुलदीप को कल पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था और आज जो है दोपहर में अपने साथियों के साथ उसे कोर्ट में पेश करेगा। और कुलदीप के साथ साथ पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और सभी को आज दोपहर में बिल्कुल सभी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल बार बार यही उठते हैं कि आखिर जब भी मौत हो जाती है जहरीली शराब से, इतने लोगों को जहरीली शराब लील लेती है, उसके बाद ही आबकारी विभाग कोई कदम क्यों उठाता है। बातचीत करने के लिए लखनऊ से अलाउद्दीन भी हैं। अलाउद्दीन, लगातार हमने पिछले कुछ महीनों से देखा है कि जहरीली शराब पीने से कईयों की जानें चली गई है। हालांकि इस मामले में अब संज्ञान लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले पर कोई कड़ा रुख अपनाना होगा। योगी सरकार ने उठाई ये कदम, लगातार उठा भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से संदेश देने की जरूरत है कि अगर इस तरह का काम करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, आबकारी विभाग में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि पहला वाकया हो जिसमें इतनी मौतें हुई हों। अभी 3 हफ्ते पहले करीब लखनऊ में भी 6 लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब पीने से। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि जब खबर आती है तो एक दबाव समूह काम कर रहा होता है और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन उसके ठीक बाद जब मामला कोर्ट में जाता है तो कई बार लचक पैरवी और कई बार आबकारी विभाग की तरफ से सही तरीके से पैरवी न करने की वजह से मुलजिमान छूट जाते हैं। तो फॉलो अप करना एक बेहद ज़रूरी कदम है, क्योंकि लखनऊ की जो घटना है वो इस बात को दर्शाती है। इससे पहले के उदाहरण आप देखेंगे, उन्नाव में घटना हुई, बाराबंकी में हुई, कुशीनगर में अलबत्ता बिहार यानी सीमा उस पार से शराब आ रही थी। तो ऐसे में इस पूरे कॉकस को तोड़ने के साथ विभाग को फॉलो अप भी रखना होगा, वरना होता क्या है, कोर्ट में साक्ष्यों के अभाव में न सिर्फ मुलजिमान बरी हो जाते हैं बल्कि कुछ दिन बाद वो खुले बिल्कुल। तो अलाउद्दीन, अपने काम करने की प्रणाली को कहीं ना कहीं दुरुस्त करना होगा आबकारी विभाग को, तभी जाकर इस तरह के मामले रुक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं भेजने के आरोप में एक पूर्व सैनिक को गिरफ्तार किया गया है। हापुड़ से यूपी एटीएस ने गुजरात में पकड़े गए अनस की निशानदेही पर पकड़ा। हापुड़ में यूपी एटीएस ने बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक पूर्व सैनिक को गिरफ्तार किया। एटीएस ने सौरभ को सेना की गोपनीय जानकारी विदेश भेजने के मामले में पूछताछ के लिए उठाया है। आरोप के मुताबिक वो पाकिस्तानी हैंडलर को गोपनीय सूचना दे रहा था। सौरभ की पत्नी के बैंक अकाउंट में विदेशों से रकम आई है। उधर सौरभ की मां का कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पता ना क्या मामला, मुझे पता ही नहीं, ये तो समझना नहीं। क्यों उसे बुलाएगा, क्या मामला है, क्यों परेशान करे जा रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले भी ये लोग पूछताछ करने के लिए आए थे? पूछताछ कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, गाँव में कर रहे हैं। अब जो हमें पता भी नहीं, बिल्कुल भी मेरे बाल को पता नहीं, मुझे पता नहीं। सौरभ शर्मा 2013 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था और मई 2020 में मेडिकल कारणों से उसे सेना से इस्तीफा दे दिया था। और यूपी 112 पर फर्जी फोन कॉल्स पर अब सख्ती होगी, क्योंकि फर्जी फोन कॉल्स से समय बर्बाद होता है, पुलिस का वक्त बर्बाद होता है। फर्जी कॉल करने वालों की लोकेशन अब तलाशेगी पुलिस। आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ब्लॉक किए जाएंगे इन कॉलर्स के नंबर, फर्जी कॉल्स करने वालों के नंबर। उत्तर प्रदेश पुलिस की इमरजेंसी सर्विस है। हम आपको बता दें, यूपी 112 महिला कॉल टेकर्स को करते हैं परेशान। कई शराबी भी करते हैं फर्जी कॉल्स, कुछ महिलाएं भी करती हैं फर्जी कॉल्स। तो अब इन पर कार्रवाई करने की तैयारी यूपी पुलिस की तरफ से। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में लव जिहाद से जुड़े केस पर बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने वाली लड़की को मुस्लिम युवक आर्थिक गारंटी दे। कोर्ट ने मुस्लिम युवक को लड़की के नाम से 3 लाख रुपए एफडी कराने के आदेश दिए हैं। दरअसल बिजनौर की लड़की से सादात नाम के युवक ने धर्म परिवर्तन कराकर शादी की। शादी के बाद से ही लड़की के परिवार वाले बेटी के आर्थिक गारंटी को लेकर चिंतित थे, क्योंकि निकाहनामे में मेहर की रकम काफी कम थी। इसे सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुस्लिम युवक से 3 लाख रुपए 1 महीने के अंदर फिक्स करने के आदेश दिए। अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी।
और सीएम योगी 25 जनवरी को नोएडा का दौरा करने वाले हैं। 24 से 26 जनवरी तक होने वाले उत्तर प्रदेश इस दिवस में ये शामिल होंगे और अपने दौरे में सीएम योगी नोएडा को 415 करोड़ रुपए की 9 बड़ी योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के चित्रकूट दौरे पर सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा पहले राम की याद क्यों नहीं आई, वहीं एसपी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के चित्रकूट दौरे पर कहा कि जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी तब तक अखिलेश को मंदिर जाने में डर लगता था, उनका वोट घट जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि अभी आने वाले समय में वैसे भी रामलला के दर्शन करने के लिए अगर जाएं तो कोई आश्चर्य मत करना। ये श्री अखिलेश यादव जी या श्री राहुल गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में जब तक सरकार में नहीं थी तब तक ये मंदिर नहीं जाते थे। मंदिर जाने से इनको लगता था वोट घट जाएगा, अब इनको लग रहा है मंदिर जाने से वोट बढ़ जाएगा। उधर अखिलेश यादव के दौरे पर सवाल उठाने पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि धर्म आस्था का विषय है, लेकिन बीजेपी इसे हमेशा राजनीति से जोड़ देती है। धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। और जो लोग इसको राजनीति से जोड़ते हो, मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनको दिखाने की जरूरत है। बहरहाल इस मामले में दोनों ओर से वार पलटवार का दौर जारी है। और शामली में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के पिताजी के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी और कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश राणा जी के पूज्य पिताजी श्री रणवीर सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से अपने श्री चरण प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। सुरेश राणा जी के पूज्य पिताजी को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम योगी ने ये ट्वीट किया। हम आपको बता दें कि प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा के पिता रणवीर सिंह राणा का शुक्रवार देर रात निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर पर अंतिम सांस ली। रणवीर सिंह राणा का अंतिम संस्कार आज सुबह 11 बजे थाना भवन में होगा। और महाराष्ट्र से खबर है। यहां के भंडारा जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई, जहां पर जिला अस्पताल के आईसीयू में देर रात अचानक आग लग गई। इस आग के लगने से वार्ड में भर्ती 17 बच्चों में से 10 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 7 बच्चों को बचाने में अस्पताल प्रशासन कामयाब रहा। वैसे अब तक आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसकी चपेट में आने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। और खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर शुक्रवार शाम को एक बड़ा हादसा हुआ। सिलतरा इलाके में गोदावरी इस्पात की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फर्नेस ऑयल के टैंक में आग लगने से जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग बड़ी होने के कारण दमकल की गाड़ियां कम पड़ गई। इसके बाद आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। दमकल की करीब 150 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने के काम में पूरी रात जुटी रही। प्रशासन ने फैक्ट्री के आसपास के गांवों को खाली करा दिया है। फिलहाल आग से फैक्ट्री में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। और ब्रेक के बाद खबर वाराणसी से, जहां के चंदौली के एडीएम की मुनादी करवा दी गई। पीसीएस ऑफिसर अनिल कुमार त्रिपाठी का वाराणसी से चंदौली ट्रांसफर हो गया है और अब तक 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अनिल कुमार त्रिपाठी ने अभी तक सरकारी घर खाली नहीं किया, जिसके बाद आज वाराणसी प्रशासन ने एडीएम की मुनादी करवा दी। आज दिनांक थे, अब अपर जिलाधिकारी चंदौली न्यायिक हैं, उनको आवंटित मकान संख्या 26 आपके द्वारा अभी तक खाली नहीं किया गया है। आपको इस संबंध में कई नोटिस दी गई है। अंतिम नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि दिनांक 7/1/2021 तक अपना मकान खाली कर दें, अन्यथा 8/1/2021 को पुलिस बल के द्वारा खाली कराया जाएगा। आज दिनांक 8/1/21 को समय 2 बजे तक भी आपने शासकीय आवास खाली नहीं किया है। आपको सूचित किया जाता है कि आप कल प्रातः 11 बजे तक शासकीय आवास खाली कर दें, अन्यथा
पुलिस बल की सहायता से आवास कल ही खाली कराया जाएगा। किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। और सहारनपुर के नकुड़ ब्लॉक में मेन रास्ते पर बनी पुलिया किसी बड़े हादसे को दावत दे रही है। कई बार इस जर्जर पुलिया की शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। माजरा और तिरपड़ी जैसे कई गांव को जोड़ने वाली पुलिया काफी लंबे समय से खराब है। इस रास्ते से ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ कई बड़े वाहन भी गुजरते हैं, लेकिन इस क्षतिग्रस्त पुल की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बताते हैं इस पुलिया के लिए बजट भी आया, लेकिन कहां गया भगवान ही जाने। ग्रामीण जब भी अधिकारियों से मिलते हैं, सिर्फ आश्वासन लेकर वापस लौटते हैं। क्योंकि गाड़ी यहाँ से निकलती है, कई सारे स्कूलों गाड़ियाँ यहाँ निकलती है इस पुलिया से, और बहुत सारे किसानों की जो गन्ने की जो बुग्गी ट्राली यहाँ से निकलती है यहाँ से। और भी ये लिंक रोड है, मुख्य मार्ग है गांव को जोड़ने वाला, तो इस पर जो है ना ये पुलिया आधी टूटी हुई है। इसके रिगार्डिंग मैंने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन दिसंबर 2020 में ये जवाब आया कि अभी इस पुलिया के मार्ग की स्वीकृति नहीं है इस पुलिया के निर्माण के लिए, और जल्द ही इस पर कोई कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कोई कार्रवाई होगी, सिर्फ टाल मटोल करने वाली बात है। और कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है। इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपनी सबसे बेहतर योगदान दें, ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम आपके साथ है। और जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं हो सकता। इसी सोच के आधार पर हमारी मुहिम संजीवनी का लक्ष्य ये पक्का करना है कि वैक्सीनेशन पाना हर भारतीय का हक है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।